हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन गजबी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली 3 वीडियो में देखा कि फर्स्ट वीडियो हमारी जो बनी थी भारत शासन अधिनियम 1919, दूसरी वीडियो जो बनी थी भारत शासन अधिनियम 1935, तीसरी वीडियो में हमने संविधान सभा के विषय में चर्चा की कि कितने सदस्य थे, कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया और कितनी सीटें कांग्रेस को, कितनी सीटें अन्य दलों को मिली और कितनी सीटें मुसलमानों को मिली। अब उसके आगे की प्रक्रिया में जब संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था उस समय 3 बैठकों का आयोजन किया गया था। पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। द्वितीय बैठक का आयोजन 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव को इस समिति का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर BN राव को प्रारूप निर्माण हेतु नियुक्त किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा की तीसरी बैठक का आयोजन 13 दिसंबर 1946 को हुआ और इसी बैठक के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जो बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी और वही प्रस्तावना आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना वो दर्पण है जिसमें भारत का संपूर्ण संविधान दिखता है। यहाँ पर आपको मौलिक अधिकारों की भी झलक देखने मिलेगी, यहाँ पर आपको मौलिक कर्तव्यों की झलक भी देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको भारत किस प्रकार से प्रभुत्व संपन्न है उसकी भी झलक देखने को मिलती है। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो फर्स्ट लाइन है वो क्या कहती है कि हम भारत के लोग। देखिए साथियों, क्या है कि भारतीय संविधान, जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर BR अम्बेडकर या प्रारूप समिति के द्वारा किया गया था। लेकिन याद रखिए कि प्रारूप समिति में व्यक्तियों को चुनकर आपने भेजा था, तो यह संविधान किसका है? भारत के लोगों का। किसके द्वारा बनाया गया? भारतीय जनता के द्वारा, क्योंकि जनता ने ही अपने प्रतिनिधि चुनकर भारतीय संविधान सभा में भेजे। इसलिए ये जो प्रस्तावना, एक प्रकार से हम यह प्रस्तावना से यह साबित करना चाहते हैं कि यह संविधान हम भारत के लोगों के द्वारा ही निर्मित किया गया है। आपको आगे और बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो अंतिम के शब्द होते हैं वह बताते हैं कि यह संविधान किस प्रकार से अधिनियमित हुआ है और किस प्रकार से हमने इसको स्वीकार किया है। तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य, देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत पर ब्रिटिशों का शासन था, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारत के संविधान का निर्माण हुआ और भारत ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो भारत अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसी भी प्रकार से किसी अन्य देश के अधीन नहीं रहा। अब भारत स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम हो गया। तो वह देश जो स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम होता है वह कहलाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी किसी भी प्रकार की संधि उस पर जबरन अध्यारोपित नहीं की जा सकती जब तक वह स्वयं न चाहे। अपने हर निर्णय लेने में उसे किसी प्रकार की बाध्यता का पालन नहीं करना पड़ता। ठीक है, समझ आया ये प्रभुत्व संपन्न। दूसरी बात, ये जो शब्द है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो शब्द है संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। देखिए, 42वां संविधान संशोधन के विषय में हम आगे और चर्चा करेंगे। 42वां संविधान संशोधन वह संशोधन था जिसमें अनेक परिवर्तन हुए थे। साथ ही साथ इस 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारतीय संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। आगे देखते हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। समाजवादी यानी कि देखिए, भारत में अनेक धर्म संप्रदाय जाति के लोग रहते हैं, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष, या भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष, यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है।
हर कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, वह किसी अन्य धर्म संप्रदाय को यदि मानना चाहता है तो वह स्वेच्छा से उसको ग्रहण कर सकता है। समाजवाद से तात्पर्य है, देखिए, मानव का मानव मात्र के प्रति सद्भाव, यह समाजवाद है। समाजवाद की सिंपल सी, देखिए, थिंकर्स पे जाएंगे तो इसकी परिभाषाएं चेंज होती है। हम यहां सिर्फ देखते हैं समाजवाद, तो मानव का मानव मात्र के प्रति प्रेम ही समाजवाद कहलाता है। लोकतंत्रात्मक, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत पहले परतंत्र था, लेकिन जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली लागू कर दी गई। परिणाम स्वरूप इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। याद रखिए कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली पहले से स्वीकार कर ली गई थी, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 1, 2 और 3 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी इस प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया। ये क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। साथ में आगे देखते हैं कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। 1 विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना। देखिए, आइए समझते हैं इस पे। विचार, देखिए कि भारतीय समाज में विभिन्न संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। वे समाज के उत्थान हेतु अपने अपने विचार रख सकते हैं। ये उनको स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रदान करती है। दूसरा अभिव्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने, बोलने के लिए, बोलने से बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताती। विश्वास, विश्वास यानी कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो किस दृढ़ विश्वास के साथ करता है, ये उसके विषय में, यानी विश्वास करने की स्वतंत्रता। आप किसी कार्य के प्रति किसी पर विश्वास कर सकते हैं, ये आपका अपना निजी मत है कि आप किस पर विश्वास करें या ना करें, इसकी भी स्वतंत्रता भारतीय संविधान के प्रस्ताव। धर्म, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यानी भारतीय संविधान की दृष्टि में सभी धर्म समान है। तो धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान आपको प्रदान करता है। उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि चाहे आप किसी भी धर्म के, किसी अन्य धर्म के उपासक के रूप में भी आपको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता से तात्पर्य है कि भारतीय समाज में सभी व्यक्तियों को समान लाने के लिए, सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करता है भारतीय संविधान। इसीलिए इन शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना किया गया है। समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ये इसका जो मूल पॉइंट है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। देखिए, पहली लाइन क्या कहती है कि हम भारत के लोग, अंतिम लाइन क्या कहती है, ये सब पढ़ने के बाद जो अंतिम शब्द आते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, यानी हम भारत के लोगों के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसमें ये सभी चीजें विद्यमान हैं और इसी से हम शासित होंगे। और इस प्रस्तावना या इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी हम इसको स्वीकार करते हैं और इसी के नियमों के माध्यम से हम रहेंगे और हम इसको
अपनी स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इसलिए देखिए, ये जो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, यहां पर आपको मूल अधिकारों की झलक देखने मिलती है। प्रतिष्ठा, अवसर की समता में यहां आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की झलक देखने को मिलती है। मौलिक कर्तव्यों की झलक देखने को मिलती है। इसी प्रकार से 3 प्रकार के न्याय, जैसा मैंने आपको बताया था, न्याय 3 प्रकार के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। साथियों, ये प्रस्तावना से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। इसको राइट डाउन कीजिए और अपने नोट्स बनाएं। जहां पर भी दिक्कत आती है इसका बार बार अभ्यास करें, पढ़ने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करें। देखिए, एमपीपीएससी हो सकता है कि 20 जून को आयोजित की जाए। अगर नहीं करते तो सामने की आगे की जो नियत तिथि आयोग करेगा उसके अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ती है तो हम और अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। निःशुल्क एमपीपीएससी की तैयारी के लिए जुड़े रहिए श्यामलाल चौधरी के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।